जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में भाग 4 को देखेंगे। तो भाग 4 क्या है भैया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कैसे संविधान सभा के लोगों के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या हुआ है, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, संविधान सभा के लोगों ने ये प्रयास किया कि राज्यों को कुछ ऐसे कर्तव्य दिए जाए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ये राज्य की बात होती है, जब राज्य की बात होगी तो आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा तो जो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतों की बात की गई है, अथवा तो जो सरकार की बॉडीज़ हैं, उन सब की बात की जाएगी। किसमें? राज्यों के बारे में। राज्यों को भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि आप लोग नागरिकों के लिए नियम कानून बनाइए और उसको लागू करने का काम करिए। तो संविधान सभा के लोगों ने जब ये प्रयास किया और जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान जब पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था। संविधान सभा के लोगों ने आलोचना भी की कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है भैया कि अगर राज्य सरकार इन सब चीज़ों को लागू नहीं करती, जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अगर वो लागू नहीं करती है, तो आप इनके अगेंस्ट में न्यायपालिका में जाके ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ये चीज़ें लागू नहीं कर रही है हमारे यहाँ। इसी की बात हो रही है कि ये जो अनुच्छेद है कितने से 36 से लेके 51 तक पूछा गया एग्जाम में कि डीपीएसपी किस भाग में है, तो आप बताएंगे कि भाग 4 में है। किस में है भैया? भाग 4 में। हम लोगों ने पहले भाग 3 तक पढ़ ली ये चीज़ें, भाग 4 में। तो इसका जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल इसका जो है ये है 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक। हम देखेंगे एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि ये कहाँ, किस संविधान से, कहाँ के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से भैया? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि संविधान सभा के लोगों ने इसको शामिल करने की बात कही और इसकी आलोचना भी होती रही कि जब राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं, हो सकता है राज्य इसको लागू ना करे तो न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो कुछ लोगों ने इसके पक्ष में ये तर्क रखा। अंबेडकर साहब ने भी ये चीज़ कही कि अगर मान लीजिए कि ये जो इनके अधिकार दिए गए हैं या इनके कर्तव्य दिए गए हैं राज्यों के, अगर ये लागू नहीं करते हैं, ये डीपीएसपी के जो प्रावधान किए गए हैं, तो क्या होगा? तो नागरिकों का ये दायित्व है कि 5 साल, हर 5 साल बाद, आप जानते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अथवा तो पंचायतों की जो व्यवस्था की गई है। तो उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, अम्बेडकर साहब ने ये बताया कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे थोड़ा सा, तो जब ये लोग आपके यहाँ वोट मांगने जाएं तो आप उनको जो है मना कर सकते हैं कि आपने क्या किया है 5 साल में, पिछले 5 सालों में क्या किया है, और ये जो प्रावधान किए गए हैं इन पे तो आपने काम ही नहीं किया है, तो आपको किस हक से हम लोग जो है वोट दे, और आप किस हक से वोट मांगने आ रहे हैं। तो हर 5 साल बाद नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि हर 5 साल बाद इनका जवाब दे सकते हैं अगर ये काम नहीं करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रावधान किए गए हैं इन सब में हम देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, और उसके बाद महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक अनुच्छेद में। तो इन सब की वजह से संविधान सभा ने इसको संविधान में शामिल किया। कुछ जो है यहाँ जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर सरकारें काम की हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत सारे काम किए गए हैं। महिलाओं की सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। आपने देखा होगा कि नरेगा में जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी
प्रावधान किए गए हैं। आपने देखा होगा कि मनरेगा में काम करने के लिए जो 100 दिन के लिए गारंटी दे दी जाती है, वो सब प्रावधान कहाँ किए गए हैं? तो यहीं पे किए गए हैं। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक अनुच्छेदों को और क्रम से चलेंगे आगे। तो पहले ये देख लीजिए, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। किस भाग में है? भाग 4 का में है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात विशेष कर ध्यान देनी है कि जैसे मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, तो हम न्यायालय जा सकते हैं उसके उल्लंघन होने पर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये न्यायोचित नहीं है। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो चलिए एक एक अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमने बताया है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य कौन से लोग राज्य में शामिल होंगे, उसकी बात की गई है। और 37 में क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसकी बात की गई है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये प्रावधान राज्य लागू नहीं करता है, इसमें जो नियम कानून बताए गए हैं राज्य लागू नहीं करता है, तो आप जो है न्यायपालिका में लिए इसके लिए गुहार नहीं लगा सकते हैं, ये बात। उसके बाद क्या है? 38 में क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। आप कहेंगे कि प्रस्तावना में भी ये बातें की गई है। हाँ, प्रस्तावना में भी ये बातें की गई हैं और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात यहाँ भी की गई है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 38 में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 38(2) में क्या बताया गया है? आय की असमानता को कम करना अथवा तो दूर करना। इसका क्या मतलब है भैया? कि जो गरीबी और अमीरी की जो बाउंड्री लाइन है उसको कम करने के लिए, आपने देखा होगा गरीबों को उठाने का काम करती है सरकार, उसी की बात कर रही है कि आय की असमानता को दूर करना अथवा तो कम करना। यह संविधान में पहले नहीं था, बाद में इसको संविधान संशोधन करके इसको लागू किया गया है। वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 44 जो संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, 44वां संविधान संशोधन है 1978 में, इसको जोड़ा गया है। आय की असमानता को दूर करना अथवा तो कम करना किस आर्टिकल में है? 38(2) में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 39 में हम आ जाते हैं। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसका क्या मतलब है भैया? तो कहा गया है कि चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर हो, पिछड़ा हो अथवा तो अगड़ा हो, सबके लिए एक समान न्याय की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार अथवा तो केंद्र सरकार अथवा तो जो भी बॉडीज़ हैं राज्यों के, उनके बारे में बताया गया है कि एक समान जो है न्याय की व्यवस्था होगी और निःशुल्क विधिक सहायता होगी। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा नहीं एफर्ट कर पा रहा है कि न्यायपालिका में जाए और मुकदमा लड़े, तो कौन मदद करेगा? तो राज्य सरकार मदद करेगी अथवा तो केंद्र सरकार मदद करेगी अथवा तो जो राज्यों की बॉडीज़ हैं जिनकी बात की गई है कि राज्यों की परिभाषा में जब बताया गया कि राज्य के ये भाग है, तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये 39A में है, विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। गरीब आदमियों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। और क्या है भैया? तो 39B में क्या प्रावधान? ये 39 के तीनों इंपॉर्टेंट है। 39B में क्या है? संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है अथवा तो जो संसाधन बना सकते हैं हम लोग, उन सब के बारे में बताया गया है कि इसका उचित वितरण हो और सब तक समान तरीके से पहुँचे। जैसे मान लीजिए जो परिवहन है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सार्वजनिक चीज़ें हैं, तो उसी की बात हो रही है। अथवा तो जो नौ परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, अथवा तो जो वन संसाधन है, तो इन सब के बारे में संसाधनों का उचित वितरण हो। ये नहीं कि एक आदमी की पकड़ है और वही सब कुछ करेगा और जो बाकी लोग हैं वो उससे अछूते रह जाएंगे। इसकी बात कर रहा है कौन? तो आप बताएंगे कि 39B आर्टिकल जो है ये बताया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो पूछेगा समान न्याय एवं विधिक निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे 39A में है। आपसे पूछेगा संसाधनों का उचित वितरण किस में है? तो 39B में है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ की गई? 39D में की गई। किसमें? 39D में। इसका क्या मतलब है? समान न्याय एवं समान कार्य के लिए समान वेतन। आपने देखा होगा कि गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया जो
फीमेल हैं, जो औरतें हैं, वो काम करेंगी, वो ईंटा ढोएंगी तो उनको जो है कम पैसा दिया जाएगा। वहीं पुरुष है, वो काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा दिएगा। ऐसा नहीं होता है। ये प्रावधान किया गया है कि सरकार नियम कानून बनाए और जो सरकारें काम कराएं वो ये ना हो कि महिलाओं को कम पैसा मिले उसी काम के लिए और पुरुषों को ज़्यादा पैसा मिले उसी काम के लिए। तो उसी की बात करता है कौन? 39D। समान कार्य के लिए समान वेतन, सबको एक समान वेतन मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो अथवा तो अन्य कोई हो। इसकी बात कौन करता है? 39B। एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों पूछे गए हैं। और ये संविधान संशोधन आपको 42वां देख लेना है। सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता कब जोड़ा गया संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब उसके बाद आप देखेंगे ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ग्राम पंचायतों का गठन आप लोग देखे होंगे गांव में, जो पंचायतों की चुनाव आप कई स्तरों पे होता है चुनाव, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, है ना। आप जब पंचायती राज व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। संविधान में ये प्रावधान किया गया, राज्यों से कहा गया कि आप लोग पंचायती राज व्यवस्था को लागू करिए और अपने यहाँ पंचायतों का गठन करिए। ये गांधी जी का सपना था कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो ही गांव का विकास कर सकती हैं। और अंबेडकर साहब तो कहते भी थे कि अगर ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर सही ढंग से लागू हो जाएं तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है हमारे यहाँ। कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ लागू हुआ है, कुछ की ज़रूरत है। हम समझेंगे कि कैसे क्या परिस्थितियाँ रही हैं कि किन वजह से शामिल नहीं की गई हैं अभी तक सारी चीज़ें, और कुछ कुछ चीज़ें शामिल क्यों की गई हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 40 में क्या है, तो आप बताएंगे पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। लेकिन देखिए इस आर्टिकल में दिया गया है, लेकिन अभी जब संविधान बना था तब पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। गांधी जी का सपना था कि जल्दी से जल्दी चीज़ें लागू हो जाएं, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। गांधी जी की डेथ हो गई थी, संविधान बन के बाद में लागू हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी समय के बाद आपने देखा होगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों का गठन किया गया। उसमें अलग अलग समितियां गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, थुंगम समिति, और उसमें जो है अलग अलग स्तर की बात की गई कि कहीं 3 त्रिस्तरीय चुनाव की बात की गई, कहीं 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की गई। तो उसको हम पंचायती राज व्यवस्था में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 40 में है। काम, शिक्षा जो है, काम और शिक्षा ये प्रोवाइड कराएगा कौन? राज्य प्रोवाइड कराएंगे। आपने देखा होगा मनरेगा वगैरह में या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो सरकारी संपत्तियां हैं या फिर जो सरकारी कारखाने हैं वहाँ पे भी काम करने का, और शिक्षा जो सरकार प्राइमरी स्कूल में अथवा तो आप देखे होंगे कि जो प्री प्राइमरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मिड डे मील वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्थाएं इसमें बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 41 में। काम शिक्षा प्रदान कराएगा कौन? राज्य प्रदान कराएगा। उसके बाद 42 में क्या है? काम कैसा होगा? काम न्यायसंगत हो, मानवीय दशाओं के अनुकूल हो और प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी अथवा तो सरकारें करेंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है, पंचायतों की बात की गई है। और यहाँ पे जो काम पाने का अधिकार है वो आप देखिए पूछा जाएगा आपको, काम पाने का जो अधिकार है ना। और ये शिक्षा की व्यवस्था कई जगह की गई है। आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार शिक्षा की व्यवस्था करता है, और क्या कहते हैं, प्रस्तावना में भी इसकी बात की गई है, और नीति निर्देशक तत्व में भी बात की गई है। हम जब पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य को तो वहाँ पे भी बात की गई है। तो जहाँ जहाँ एक बार हम लोग शॉर्ट में इकट्ठा करके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ शिक्षा की बात की गई है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है, आपको शिक्षा से संबंधित कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आप टिक करके आएंगे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए 42 में क्या है? काम न्यायसंगत हो, मानवीय दशाओं के अनुकूल हो, प्रसूति सहायता की बात की गई। इसका क्या मतलब भैया? काम कैसा हो? न्यायसंगत हो। आपने पहले देखा होगा कि लोगों से मैला ढुलवाया जाता था, और सीवेज जो नालियाँ हैं उनमें जाके लोग काम करते थे, कई बार उनकी डेथ हो जाती थी। तो उन सब के बारे में बताया गया है कि काम कैसा हो? न्यायसंगत हो, है ना। अनुचित काम ना कराया जाए लोगों से, मजदूरों से, उसी की बात करता है। मानवीय दशाओं के अनुकूल हो, जैसे एक मानव
का जीवन है वो गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है, और ऐसा ना हो कि ऐसा कोई काम कराया जाए उससे जिससे मानवीय दशाएं जो हैं उसके जो मानवीय निराकरण है, या अथवा तो कह सकता है कि उसकी अवहेलना हो, मानवता की बात ना रह जाए, उससे ऐसे काम कराया जाए जो उसकी अंतरात्मा ना कहती हो, फिर भी उससे काम कराया जा रहा है, और क्या है मानवीय दशाओं के अनुकूल हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो, ऐसे पर्यावरण हो। ये नहीं कि कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप घुसा दिए खानों में लोगों को, वहाँ मर जा रहे हैं लोग। आपने देखा होगा कि कई बार खानों में आग लग जाती है और वहाँ पे लोग मर जाते हैं, तो राज्य सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। तो उसी की बात कर रहा है ये, सॉरी। और क्या है भैया, प्रसूति सहायता की बात करता है कौन, आर्टिकल 42। इसमें क्या है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह की आज व्यवस्था हो गई है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुंच पाता था, संसाधनों का अभाव था। वहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ महिलाएं थी, एक्सपर्ट थी कुछ चीज़ों के लिए, तो वहाँ चीज़ें हो जाती थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन पड़ी हैं कि महिलाओं को जो हॉस्पिटलाइज वगैरह करना पड़ता है, और इनसे संबंधित जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है डिलीवरी के लिए अथवा तो ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है, अथवा तो गांव में जो आप देखे होंगे कि आशा बहु लोग हैं, उसी की बात की गई है कि महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता में हेल्प मिले, ऐसा राज्य कदम उठाएगी। और आपने देखा होगा कि आजकल समाज में काफ़ी मदद मिली है सरकारों के द्वारा, है ना। उसी की बात करता है किसमें, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है भैया, निर्वाहन मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना। निर्वाहन मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना, इसका क्या मतलब है, आप इतना पैसा दीजिए मिनिमम कि उसे जीवन का यापन हो सके व्यक्ति का। राज्य जो आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इतने कम पैसे में मजदूरी कराई जाती है जिससे उनकी जो उनकी रोटी कंप्लीट ना हो सके। तो उसी के बारे में बताया गया कि सरकार नियम कानून बनाए जिससे व्यक्तियों की जो मजदूरी है वो ऐसा हो कि निर्वहनीय हो, लोग खाने और जीने भर की कमाई कर पाएँ और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँ। कुटीर उद्योगों की स्थापना करें, कौन करेगा, तो राज्य करेगा। कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा, ये क्या है भैया, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो उसी की बात करता है। कुटीर उद्योगों की स्थापना 43 में है। उसके बाद 43 के बाद इसमें जो है 43A और 43B, इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में जन भागीदारी। ये क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में जन भागीदारी। जैसे जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए जब नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उनमें उन कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी नियम कानून बनाने में शामिल कराया जाए और उनकी देख रेख में भी, चूँकि वही लोग तो काम कर रहे हैं, उनके फेवर में नियम कानून बनाया जाए। तो कौन कर पाएगा ये, जब वो लोग शामिल होंगे उसमें, तो उसी की बात करता है। उद्योगों के प्रबंधन में जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी हो। जब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो नियम कानून बनाएंगे तो अपने लोगों के फेवर में चीज़ें होंगी। इसी वजह से बताया गया है कि ये कब जोड़ा गया, संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और 43B में क्या बताया है, सहकारी समितियों का गठन करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। सहकारी समितियों का गठन करेगी कौन, राज्य सरकार। कब जोड़ा गया, पूछा गया, 97वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। और क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात करता है कि ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो पूरे देश में जो है एक समान हो। ये नहीं कि मुसलमानों का नियम कानून अलग है, सिखों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, बौद्धों का अलग है, ऐसा नहीं। एक समान नागरिक संहिता बने और वो पूरे देश में लागू हो। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी तक अपना ये समान नागरिक संहिता लागू किया है अपने राज्य में, और अभी तक चीज़ें वहाँ अच्छी चली है। तो किस आर्टिकल में है, 44वें संविधान, ये आर्टिकल क्या है, 44, समान नागरिक संहिता। इसको याद कैसे करेंगे, समान है ना दोनों, 4 समान है, इस वजह से समान नागरिक संहिता। गोवा को 1-2 बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो शिक्षा है अथवा तो पोषण की व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ क्या है 45 में, इसमें संविधान संशोधन किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें प्रावधान यही किया गया है कि जो 6 वर्ष से
कम के बच्चे हैं, जैसे आप जानते हैं कि प्ले स्कूल वगैरह होता है खेलने के लिए अथवा तो थोड़ी बहुत कुछ सीखने के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो इसमें प्रावधान किया गया है। और क्या है, उनके पोषण की बात की गई है। आपने देखा होगा कि गांव में लोग पोषाहार मिलता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ताकि उनका शारीरिक डेवलपमेंट हो सके, वही सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। ये पूछा गया एग्जाम में कब किया गया भैया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इतनी बातें। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। हाँ, यहाँ से हटा के मौलिक अधिकार 21 का में रख दिया गया है और यहाँ पे ये व्यवस्था कर दी गई। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, अब इसके बाद ये देख लिए 45 अनुच्छेद 45 तक हम लोग देख लिए और 51 तक है। 45, 5, 50, 1, 51, 6 अनुच्छेद जो बचे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि कब जो ये नियम कानून है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो वन संरक्षण नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अथवा तो प्रसूति सहायता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो एम्बुलेंस वगैरह है, पुलिस की व्यवस्था है, उन सब के बारे में प्रावधान सरकार कर रही है। और क्या है भैया, कुछ स्टेटमेंट जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने दिया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये न्यायोचित है अथवा तो न्यायोचित नहीं है। उसके बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायोचित है अथवा नहीं है, तो आप बताएंगे ये न्यायोचित नहीं है। और मौलिक अधिकार न्यायोचित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मुझे लग रहा है कि आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।